अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हमारे आपके दोनों के यानी कि हर किसी के फेवरेट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर कि आपने मुझे और थैंक यू सो मच सर। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप सब जो हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मेरा नया वाला सर आज चैनल हम बात पुराना करेंगे जरा, बिल्कुल मैं लिंक भी दे दूंगी इस वीडियो के साथ आपके चैनल का। मुझे सर ये बताइए कि बांग्लादेश की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसने कहा है कि भारत जो है वो जिस तरह से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना उनको रखा है या पनाह दी है तो वो उनको वापस भेज दें या आने दें, और जो फेयर ट्रायल है उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? फेयर ट्रायल का मुझे तो नहीं पता भाई कि कोई उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। ऐसे तो मुझे कोई पता नहीं, कोई लीगल एक्शन हो नहीं रहा है, क्रिमिनल एक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो फिर काहे का एक्स्ट्राडिशन? वो अपनी मर्जी से आई हैं, हम क्यों उनको एक्स्ट्राडाइट करेंगे? एक्स्ट्राडिशन की एक प्रोसेस होता है। आपने कोई क्रिमिनल मुकदमा जारी किया हो, उस क्रिमिनल मुकदमे का एफआईआर दीजिए, वारंट दीजिए, और बहुत चीज होती है। ऐसे सिस्टम में होता है। ऐसे थोड़े कि आप कह रहे हो जी उनको हैंड ओवर करो, पब्लिक लिंचिंग करवानी है उनकी। बीएनपी का क्या इतिहास है हमें पता नहीं है। और अभी जो हालात है बांग्लादेश में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में एक ऑब्लिगेशन होता है होस्ट स्टेट के ऊपर, उसको उसको कहते हैं नॉन रिफुलमा। आप किसी भी आदमी को ऐसी जगह नहीं भेज सकती जहां पे उसकी जिंदगी को खतरा हो। ये इंटरनेशनल लॉ का कस्टमरी इंटरनेशनल रूल है, इसको ऐसे थोड़े तोड़ा जा सकता है। हमने क्या न्योता दिया हुआ था? अब आपके यहाँ रातों रात आपने जो है सेना को हटा दिया, अरे वो क्या नाम है, चीफ जस्टिस से आप डिजिग्नेशन दिलवा रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर से डिजिग्नेशन दिलवा रहे हो, तो ये कोई नॉर्मल कंट्री है? हमको आप वहां पे क्या किसी को फेयर जस्टिस मिलेगा? अगर चलिए मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इन आर्ग्यूमेंटो अगर ये कहते हैं हमने जी भेज देना इनको, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा को, तो उनको भेज दें और उसके बाद उनको फेयर ट्रायल मिलेगा। जजेस आप अपने मन से डिसाइड करो। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि पब्लिक जो है रोड पे आके जजेस डिसाइड कर रही है। पब्लिक जो है वो डिसाइड कर रही है कि हमारा वो कौन बनेगा, बिना किसी इलेक्शन के, बिना इसके। ऐसे तो जो भी तलवार उठा ले, बाकी 100 लोग उसके डर के मारे बैठ जाएंगे, और जिसके हाथ में तलवार है वो अपने मर्जी का गवर्नमेंट बना ले, अपनी मर्जी का वो बना ले। ऐसे थोड़े होता है। तो बीएनपी, अगर भाई बीएनपी कौन होती है? बीएनपी क्या पावर में है? मोहम्मद यूनुस साहब क्यों नहीं मांग रहे हैं? हू द हेल इज बीएनपी? ऐसे तो कोई भी कल को एक नेशनल पार्टी बना के खड़ी हो जाओ, कहे कि भाई हमें ये कर दो। मोहम्मद यूनुस साहब से बोले वो मांगे। प्रेसिडेंट वो तो कार्यकारी, अभी वो है गवर्नमेंट, सरकार तो उन्हीं की है कार्यकारी, जिसको हम कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो वो मांग सकते हैं, आपकी आर्मी मांग सकती है। हालांकि आर्मी का तो कोई जुरिस्डिक्शन बनता नहीं है, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उनसे बोलिए। अब कोई प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट किसी देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी वो कह रही है हैंड ओवर कर दो, क्यों? लिंचिंग करने के लिए। और हैंड ओवर करने का क्या मतलब है? वो आई है, उनका राइट है। अब हम उनको कैसे निकाल दें कि वो कर दे? जब सुरक्षित होगी स्थितियां चले जाएंगे आप अपने देश में इलेक्शन। उन्होंने खुद कहा कि मैं वापस जाऊंगी बांग्लादेश। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया शेख हसीना साहिबा ने। और फिर क्या हिस्ट्री नहीं है? उनके पिताजी को आपने मारा, उनके पूरे खानदान को गोली मार दी थी। भारत ये सब चीजें क्या इसको हम सिंपली वो कर लें, क्या कहते हैं उसको, ओवरलुक कर दें? आरजू जी, आखिर शेख हसीना की पूरी फैमिली को गोली मार दी गई थी। वो बिल्कुल। इसलिए बच गई कि वो बांग्लादेश से बाहर हुआ करती थी जर्मनी में, वो और उनकी बहन। अदरवाइज तो वो जिंदा ही नहीं होती। इसके लिए हम हैंड ओवर करते। तो ना तो कोई स्ट्रक्चर्ड वो है, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोल रहे हो। ये इसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं कि 4 लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जमाते इस्लामी बोल रहा है कि हमको दे दो, वो कह रहा है हमको दे दो। इस तरीके से गवर्नमेंट चलती है क्या? तो ये इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। ये एक सिंपल धमकी है कुछ प्राइवेट हुलिगन्स की, जो न्यूज़पेपर में छाप दी गई है। उसको इतनी भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपको फ्यूचर क्या लग रहा है शेख हसीना का? वो उन्होंने जैसे कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। ब्राइट फ्यूचर है किसी भी तरह के। अब अगर अवामी लीग के लोगों को आप पकड़ पकड़ के मार रहे हो तो उससे दब जाती हैं क्या? पाकिस्तान में देख लें, इमरान खान साहब को तो आपने जेल में डाल दिया था। जनता ने वोट किसको किया? भीड़ तो उनकी दिखती थी जो एंटी इमरान खान साहब है।
जब वोटिंग हुआ तो उसमें ये पता चला कि जब आज आपको भी पता है, अर्जुन जी हमें भी पता है, मैंडेट तो इमरान खान साहब का है, शासन बड़े शहबाज शरीफ साहब कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये तो अभी आप अवामी लीग के ये जो गुंडे जमात इस्लामी के रोड पे आकर के और लोगों को धमका रहे हैं, जला रहे हैं लोगों का घर, और अवामी लीग के जितने भी पार्टी मेंबर हैं उनको घर से जला दे रहे हैं, उनका घर जला दे रहे हैं, उनके बच्चों को मार पीट रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिरों में जाकर के बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को लूटपाट मरा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाल किले की प्राचीर से कहना पड़ा, उसके बाद मोहम्मद यूनुस को आकर के ये आश्वासन देना पड़ा कि हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद मैं तो कह रहा हूँ ये तो पहले से भी हो रहा था, 24% की पॉपुलेशन घट करके 7% पे आ गई। वो पॉपुलेशन गई कहाँ? तो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि वो तो जेनोसाइड है, लोग ही नहीं है कहाँ। ये तो चूंकि एक आदत है कि हिंदुत्व के लोग जो है वो उतना आवाज ही नहीं उठाते, वरना ये एक बहुत बड़ी बात है कि 24% का पॉपुलेशन घट के 7% पे आज खड़ा है। वो कहां गया वो पूरा का पूरा भाई आपका 15% का जो पॉपुलेशन था, या 19% का जो 17-18% पॉपुलेशन, गायब कहां हो गए वो? भाई अगर 14 करोड़ है तो 14 करोड़ का 10% होता है 1,40,00,000, यानी करीब करीब जो है 2 करोड़ हिंदू गायब है। कहां है वो? कोई बताने वाला नहीं है। तो इसलिए भविष्य मुझे इनका अगर बांग्लादेश की जनता यही चाहती है तो भविष्य तो गर्त में है। पाकिस्तान का भविष्य देख मगर सर ये सब कुछ तो शेख हसीना के होते हुए हुआ ना, उनकी मौजूदगी में ये हिंदू जो थी पॉपुलेशन वो घट गई, तो उस वक्त भारत ने उनसे क्यों नहीं पूछा? नहीं, उनकी गवर्नमेंट कहा तो 2008 में आई, वो तो 1971 के बाद 2008 में आई, उससे तो थोड़ा स्टेबल हुआ। उसके 15 बाद साल तो रही है। हाँ 15 का 10 साल रही, तो उस बीच में कंडीशन फिर भी बेटर थी, स्टेबलाइज हो रहा था। लोग अपनी बात, हालांकि जो लोग एथिस्ट होते थे उनको गोली मार दिया जाता था। बट बॉटम लाइन ये बात आपकी सही है कि भाई देखिए, एक गवर्नमेंट आकर के समाज को ऊपर नहीं हावी हो जाती। आरजू जी आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि ये सामाजिक समस्या है, पॉलिटिकल समस्या नहीं है। ये पॉलिटिकल समस्या है। पॉलिटिकल आपको क्या, 4 पुलिस वाले लेकर के 10 हिंदुओं के सामने खड़े हो जाएंगे, उससे क्या हिंदुओं की लाइफ बचेगी? नहीं होगी, क्योंकि सामने वाला आपको बार बार आ रहा है कि यार अपना रिलीजन चेंज करो, इधर आ जाओ तो तुम्हें अच्छा ये मिलेगा वो मिलेगा। आदमी थक मार के आ जाता है कि चलो हटाओ यार, अब यही रहना है तो कहाँ हम जाए। तो वो एक समस्या है, वो एक आपकी बात में दम है कि वो कर सकते, मगर वो शेख हसीना जितना कर सकती थी, और मेरे ख्याल से शेख हसीना के क्षमता के बाहर है। देख तो लीजिए ना, शेख हसीना साहिबा ने इस प्रोटेस्ट को, जिसको जमाते इस्लामी ने हाईजैक कर लिया, जो मेन कारण था वो सॉल्व हो चुका है। जो मेन कारण था कि कोटा सिस्टम था वो तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी शी वॉज मेड टू रिजाइन। क्यों रिजाइन भाई? चाहे जैसा भी इलेक्शन था, इलेक्शन तो हुआ था, क्यों रिजाइन करवाया आपने उनसे? इसका भी तो जवाब दे दें। इसका मतलब है शेख हसीना कहीं वो टेररिज्म को, और ये जो उन्होंने जमाते इस्लामी को, ये अपने अपदस्थ होने के कुछ दिन पहले, यानी बिफोर शी वाज आस्क्ड टू रिजाइन, शी प्रोस्क्राइब्ड जमाते इस्लामी। तो पॉइंट ये है कि आजू जी बांग्लादेश अगर इसी रास्ते पे रहा तो कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जितना भी जो भी वो, चूंकि मैंने कहा ना 1971 की वजह से लोगों के मन में बांग्लादेश के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था, एक वो था कि भाई इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन जो रियलिटी थी, समाज की रियलिटी, वो सबको दिखती थी। और आज आप देख लीजिए, बांग्लादेश में कोई ऐसा बहुत ज्यादा विकास, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से बहुत आगे, ये इंडेक्स रहने दीजिए, चूंकि वो छोटी कंट्री है, चूंकि उनको वही जीएसपी का कोटा लेकर के और वही तौलिया और कपड़े और जूट के बने हुए सामानों को बेच करके उन्होंने जो है वो अपनी फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा लिया था, और उनका जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में बिकता था, वो उस वजह से, और वो भी शेख हसीना साहिबा के कार्यकाल में। वरना उसके पहले क्या था ढाका बांग्लादेश में? इट वाज अ पुअर नेशन। आज भी पुअर नेशन है भाई, आईएमएफ के दरवाजे पे खड़ा है बांग्लादेश। ये जो इंडेक्स बनाने वाले होते हैं ना, रिपोर्ट बनाने वाले, हैप्पीनेस इंडेक्स और ह्यूमन डेवलप, इनका तो ये काम होता है इंडिया को, इनका बस चला इंडिया को नाइजीरिया से भी नीचे दिखा दे, ठीक है ना। तो उसमें ये इंडेक्स में हाई होता था। अगर एक बात बताइए, ये सब जितने इंडेक्स निकालने वाले थे उनके हिसाब से बांग्लादेश क्या कहते हैं, प्रॉस्परस था, हैप्पी था, हमसे खुश था, हमसे ज्यादा अमीर था, हमसे ज्यादा डेवलप कर रहा था, और ये हो गया वहां पे। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आपको लगता है, कई लोग कहते हैं कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान बन
जा रहा है, ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं आपके ख्याल से? बांग्लादेश पाकिस्तान ही था, कब नहीं बना? नहीं, बनने जा रहा है मतलब कंडीशन पाकिस्तान वाली होने जा रही उससे है। बुरी है भाई। मैं आप ऐसा बताइए, ऐसा ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? पाकिस्तान बेहतर है बांग्लादेश से भाई। मैं कह आप सुनिए जादू जी, सुनिए, देखिए, आपकी गवर्नमेंट बनी, आप नए नए बने गवर्नमेंट में, आपने फातिमा जिन्ना को या उनको गोली तो नहीं मारी, ठीक है ना? आपने जिन्ना साहब को गोली तो नहीं मारी। इनके यहाँ क्या हुआ, जिस दिन गवर्नमेंट बनी 1971 में, जो गवर्नमेंट बनाया उसके पूरे खानदान को गोली मार दिया। पाकिस्तान बनने जा रहा है, पाकिस्तान बनने से मतलब देख ले क्या होता है। व्हेन आर यू, व्हेन आप कह रही कि ये कंट्री पाकिस्तान बनने जा रही है, तो उसमें कौन से ऐसे चीजें पाई जाएंगी जो कंपेयर करें जो पाकिस्तान में मिलती हैं, तो हम कह देंगे पाकिस्तानी बनती है। वहां पे पाकिस्तान में सबसे कॉमन चीज क्या है कि सेना का मुदाखलत होता रहता है, सेना का जो दखल है, सेना की जो इंटरफियरेंस है वो गवर्नमेंट में होती है। बांग्लादेश में आपसे भी ज्यादा बार हो चुकी है, ठीक है ना? नंबर वन, पाकिस्तान एक हार्डकोर इस्लामिक कंट्री है और वो वही सब कॉन्टिनेंट का कंफ्यूज इस्लाम है जो कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो समझता भी नहीं है कि इस्लाम क्या है। एग्जैक्टली वही चीज है। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को जब 1971 में बनाया गया था आरजू जी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसमें जोर डाल करके बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक बनाया गया और उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखाया गया। ये भी लिखवाया गया कि रिलीजन ऑफ स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश इज इस्लाम। सेकेंड, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खस्ता है। क्या बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत खस्ता नहीं है? पाकिस्तान भी आईएमएफ के दर पे है, बांग्लादेश भी आईएमएफ के दर पे है। पाकिस्तान इज बेटर देन बांग्लादेश, लेट मी टेल यू। और आप पूछिए कैसे? पाकिस्तान बहुत अच्छा है बांग्लादेश से। वो इसलिए कि पाकिस्तान अपनी कमियों को जानता है और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ समस्या क्या है। बांग्लादेश छुपा रिस्तम है, वो सारे काम पाकिस्तान वाले करते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं करते, बस इंटरनेशनल टेररिज्म नहीं करते। वरना क्या इंडिया में घुसपैठ नहीं होती? पूरा आसाम और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा डिस्टर्ब है उसका कारण बांग्लादेश है। बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, उसकी वजह से एक केस है हमारे यहाँ सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 355 भारतीय संविधान को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा था कि घुसपैठ जो है वो एक देश पर आक्रमण के समान है। दैट मीन्स इन्फिल्ट्रेशन इज एज गुड एज एन अटैक, आर्म्ड अटैक ऑन अ कंट्री। और ये यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करे। सो आरजू जी, Pakistan, let me break this news, is in much better condition than Bangladesh. Only problem is that कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, बस वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सर आपका बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ ज्यादा हिस्सा जो है वो भारत के साथ लगता है, तो आप एक तरह से ये नहीं, लोग कहेंगे कि आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं अगर आप उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ रखते हैं। और दूसरा, वहां से आप क्या रेफ्यूजीज भी तो आ सकते हैं जो भारत छोड़ना चाहे, सॉरी बांग्लादेश छोड़ना चाहेंगे और अपने आप को बचाने के लिए या किसी वजह से भी, तो उस सब चीज को आप कैसे संभालेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो भुगत चुका है ना अफगानिस्तान के साथ। अगर रिफ्यूजीज बनने होंगे, हम तो बना नहीं रहे, हमने तो कोई इंटरफेयर नहीं किया। हमने वहां पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के थ्रू शेख हसीना साहिबा आई थी हमारे, तो उसमें उस इलेक्शन को लोगों ने मॉनिटर भी किया था। अब अगर लोगों को नहीं मंजूर था, उसी समय लोग आ जाते हैं रोड पे। पॉइंट ये, अगर रिफ्यूजी नहीं आ रहे तो इन्फिल्ट्रेटर्स तो आज भी आ रहे हैं ना। बांग्लादेश में, बांग्लादेश से भारत में जितने इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं आपको पता ही नहीं है। हमने आपको बताया असम का पॉपुलेशन डेमोग्राफी गड़बड़ा गया, असम एकॉर्ड साइन हुआ था बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश से आए हुए जो इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। बॉटम लाइन में ये कह रहा हूं कि हम भाई देखिए, आजकल कोई ये सोचे ना कि हम कंप्लीट सॉवरेन है, कि हमारे ऊपर किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ये असंभव है। जब हमारे इंडिया नेपाल देख लें, इंडिया म्यांमार देख लें, इंडिया बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जो बॉर्डर है ना वो यूरोप से भी ज्यादा पीसफुल बॉर्डर है। अभी मैं कल एक बच्चे का ब्लॉग देख रहा था, वो नेपाली बच्चा, वो कह रहा है यार मैं इंडिया जा रहा हूं क्योंकि वहां से सामान सस्ता है और सामान लेकर के 2 घंटे बाद आपको अपना फूड ब्लॉग दिखाऊंगा। वो इंडिया गया, इंडिया से सामान लेके आ गया और उसने किया। अब अच्छा, हमारे और दुनिया के दिमाग में क्या है कि हमारा बॉर्डर मतलब वो जो बाघा बॉर्डर में इतना बड़ा बड़ा पैर उठा के दोनों तरफ के सैनिक अपना घुटना फोड़ रहे होते हैं बेचारे, वो हम लोग समझते ये बॉर्डर है। जबकि नेपाल का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर और जो बॉर्डर है वो बड़े पीसफुल है। आप यूं हंसते घूमते जाइएगा, एक पैर बॉर्डर नेपाल में, एक पैर इंडिया में, तो आप कह देते हैं नेपाल हो गया, इंडिया हो गया।
पॉइंट ये है कि हम आप बांग्लादेश जितना भी एक्सपोर्ट करता है ना ये कपड़ा, उसका कॉटन रॉ मटेरियल हमसे जाता है। तो कह रहे कि जी आपका इंटरफेरेंस नहीं हो सकते। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं वहां पे? हम कह रहे हैं एक प्लूरल और मल्टी जिसे कह लीजिए मल्टीपोलर सोसाइटी रखिए, सेक्युलरिज्म को रखिए, इस्लामिक कट्टरता को मत बढ़ने दीजिए। और हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम कह रहे हैं कि अपना पैसा दे दीजिए, आपके संसाधन आपके रिसोर्सेज पे हमारा अधिकार है, हम जाके आपकी तीस्ता नदी को इंडिया ने आरजू जी ऑन रिकॉर्ड है, चेक करवा लीजिए, 2 बार मोदी जी ने भी और इसके पहले गवर्नमेंट कौन सी थी मुझे नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सेटल किया हुआ है, कोई हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है और इंडिया ने ज्यादा लैंड उनको दिया। हमारे यहाँ एक केस हुआ था, उसका नाम था बेरूबारी केस। ये बेरूबारी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपिनियन, एडवाइजरी ओपिनियन के लिए। आरजू जी उसमें और दूसरे तरीके के जो 2 बॉर्डर सेटलमेंट हुए, दोनों में हमने बांग्लादेश को ज्यादा लैंड दिया कि भाई ठीक है आप लैंड हमसे थोड़ा ज्यादा ले लें, हमको कम ही दे दें, कोई बात नहीं है, बट वी विल हैव अ नो डिस्प्यूट ऑन आवर्स बॉर्डर। अब इंडिया क्या कर दे? आपको हम दे रहे हैं कच्चा माल ताकि आप कपड़े बना के भेजें, कॉटन हम देते हैं। बांग्लादेश में तो कॉटन होने की जमीन नहीं है या उनके यहाँ उस तरीके का मिट्टी नहीं है। उसी तरीके से हम बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनको बिजली देते हैं, उनको हम सुरक्षा नहीं, देते आप लोगों ने तो खैर बनाया, आप लोगों ने बांग्लादेश, आप हेल्प नहीं करेंगे नहीं तो नहीं, सर बांग्लादेश कौन हमने नहीं करेगा? बनाया, बांग्लादेश हमने नहीं बनाया, बांग्लादेश आप लोगों ने बनाया है। मैं इतना आपसे बड़ी हम्बली कहूंगा, हमने नहीं लेकिन बनाया। ये लेकिन कहा यही जाता है कि अगर भारत मदद ना करता तो ऐसा ना होता। लेकिन खैर वो एक अलग चीज है। मगर ये कि इस वक्त जो बांग्लादेश की हालत है, इस वक्त जो वहां पर एक हम देखते हैं कि गड़बड़ मची हुई है, उससे आपको लगता है कि इस रीजन में जो बाकी कंट्रीज हैं उन्हें कोई फर्क पड़ेगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी? आपको लगता है नहीं, बस इनके अंदरूनी मामला है, बस ये अंदर अंदर अपना जो मर्जी कर रहे हैं और बाकी किसी किसी कंट्री को फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज डिसीज्ड बाय कंट्री जो नॉन डेमोक्रेटिक है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो पाकिस्तान हो, ये जो मेजर कंट्रीज हैं। भूटान और नेपाल की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं और डेमोक्रेटिक हैं कंपैरेटिवली। हालांकि नेपाल में भी जब से कम्युनिज्म आया है डेमोक्रेसी की बैंड बज चुकी है। फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंडिया सिर्फ ये कहता है कि हम फ्री सोसाइटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग फ्री हों, मार्केट लेड इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपनी वेल्थ का क्रिएशन कर सके, इसे ही हम चाहते हैं। उनको कौन सा धर्म मानना है नहीं मानना है ये उनका पर्सनल अफेयर है, भारतीय गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब चाइना कहता है कि हम धर्म मानने ही नहीं देंगे, चाइना कह रहा है तुम बुद्धिस्ट हो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, तुम मुसलमान हो तुम्हारा खोपड़ी फोड़ देंगे और क्रिश्चियन हो तो नाक फोड़ देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश कह रहे हैं कि मुसलमान के अलावा कुछ हो तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। हम कह रहे हैं भैया सब कुछ रहो, खुश रहो। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए, हम क्या करें? हमें अपने लोगों की फ्री लाइफ के लिए, और एक बात कहा जाता है आरजू जी कि अगर फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए तो लड़ना तो पड़ता है। तो हम अपनी स्वतंत्रता ऐसे, हम तो आपको भी कह रहे हैं कि भाई आप भी एक मार्केट इकोनॉमी बनिए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनिए, एक जिसे कह लीजिए इंक्लूसिव सोसाइटी बनिए। डेमोक्रेसी आप भी चाहते हैं, मगर आपकी डेमोक्रेसी का जो जो टेक्सचर है वो आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी जिस चीज से निकलती है आप वो प्रोसेस करने को तैयार नहीं हो। मतलब ये बात हो गई कि आप लस्सी तो पीना चाहते हो आरजू जी, पर दही के साथ चीनी को मथने को तैयार नहीं हो। आप कहो जी बस लस्सी पीना है जी, लस्सी बन जाएगी, ऐसे नहीं होता ना। सर दूध हमारी को नमक की लस्सी भी बनती है, हमारी नमकीन लस्सी भी बनती है। वो मट्ठा है, मगर उसके लिए दही तो चाहिए ना, वो लस्सी हाँ, नहीं है दही तो तो लेकिन बहरहाल जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में या इस रीजन में दूसरी कंट्रीज में, आई विश कि वो सब ठीक हो जाए और शेख हसीना भी खैरियत के साथ अपनी कंट्री को वापस जाए, क्योंकि जाहिर है किसी दूसरी जगह कोई कब तक रह सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग ये भी दूसरा कहते कहा हैं है कि ये आरजू जी, आप ही लोग का घर है। फिर भी सर मतलब कब तक वो भारत में रह सकती है? फाइनली वो अपने घर जाना पसंद करेंगी और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आरजू जी बस एक सेंटेंस कह दूं वरना लोग गालियां देंगे। जो भी आदमी भारत के उस बॉर्डर के उस तरफ अपने आप को भारतीय कल्चर, भारतीय भारतीय मतलब जो भी भारतीयता है
इतिहास से जोड़ता है, वो सब इस भारत का हिस्सा है। ये मेरे कहने का मतलब था। तो आप भी उसी का हिस्सा है, हम भी उसी का हिस्सा है, शेख हसीना भी अपने आप को उसी से जोड़ती है, तो उसी का हिस्सा है, उस नाते भारत उनका घर बन जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही सर, कोई माने या ना माने तो सभी को मालूम है कि भारत के साथ जो कंट्रीज अलग भी हो गई वो अभी भी साथ ही जुड़ी हुई हैं, और इस चीज से इनकार करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।